तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। राजधानी रांची में दशहरा का सबसे बड़ा आकर्षण रावण दहन रहा है। ऐसे में पिछले 74 वर्षों से पंजाबी हिंदू बिरादरी इस परंपरा को निभा रही है। झारखंड राज्य गठन के बाद से यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और भी भव्य रूप से आयोजित होता आ रहा है। इसी केडीडीडी में रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार भी रावण दहन को लेकर उत्साह चरम पर है। रावण दहन को लेकर पंजाबी हिंदू बिरादरी ने बताया कि इस बार परंपरागत आयोजन बीते वर्षों की तुलना में और भी ज्यादा भव्य होगा। इस साल 70 फीट ऊंचा रावण और उसके साथ कुंभकर्ण व मेघनाथ के विशाल पुतले तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम में रंग बिरंगी आतिशबाजी भी होगी, जो मुंबई और कोलकाता से आई विशेष टीम द्वारा की जाएगी। भव्य रावण दहन पर करीब 20 लाख रुपए की लागत आ रही है। साथ ही दशहरे के दिन झारखंड के स्थानीय कलाकारों के साथ उत्तर प्रदेश के मशहूर कलाकार भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अनुसार इस बार की आकाशीय आतिशबाजी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटने की संभावना है। ऐसे में इस बार रांची का मोरहाबादी मैदान दशहरे पर 76 साल पुरानी इस परंपरा का गवाह बनेगा। झारखंड से मानसून की विदाई हो चुकी है, जो 10 सालों में सबसे जल्दी है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन के चलते धनबाद समेत 10 जिलों में 2 और 3 अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार हैं। झारखंड से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रांची से लेकर जमशेदपुर तक कुछ जिलों में 2 दिनों तक बारिश के आसार जताए हैं। इस साल झारखंड में मानसून जमकर बरसा है। झारखंड से 24 सितंबर को राज्य से पूरी तरह विदा ले ली। आईएमडी के प्रेस रिलीज के अनुसार ये विड्रॉल गुजरात और राजस्थान के बाकी हिस्सों के साथ साथ झारखंड को भी कवर करता है, जो सामान्य तारीख 8 अक्टूबर से एक हफ्ता पहले है। इस साल मानसून की विदाई 10 सालों में सबसे जल्दी हुई, जो 15 सितंबर से शुरू होकर पूरे पूर्वी भारत को छू गई। बिहार को नई ट्रेन के मामलों में बड़ी सौगात मिली है। एक साथ 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत बिहार से की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों की शुरुआत की। इन नई रेल सेवाओं से बिहार की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और लाखों यात्रियों को यात्रा में आसानी मिलेगी। छठ और दिवाली से पहले ट्रेनों के मामले में बिहार को बड़ा गिफ्ट मिला है। साथ 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत हुई है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से इन 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को पिछले 9 महीने से चना दाल नहीं मिल रही है। सरकार ने पूरे साल के लिए पैसे आवंटित किए थे, लेकिन बाजार मूल्य बढ़ने से नाफेड से चना दाल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई है। नई आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसमें 3 महीने का और समय लग सकता है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्ड धारक सरकार ने पूरे साल की राशि आवंटित कर दी थी, लेकिन चना दाल अभी तक पीडीएस दुकानों तक नहीं पहुंची है। नाफेड द्वारा RS-7 प्रति किलो की दर से चना दाल की आपूर्ति की जाती है, लेकिन बाजार कीमत बढ़ने के कारण यह आपूर्ति प्रभावित हुई है। अधिकारियों के अनुसार नई आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है और इसमें करीब 3 महीने का समय और लग सकता है। धारकों को प्रतिमाह 1 किलो चना दाल देने का प्रावधान है। सरकार ने पूरे साल की राशि आवंटित कर दी थी। साहिबगंज में बिंदु धाम की ओर जाने वाली सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। NH 80 पर गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और ग्रामीण सरकार से सड़क ठीक कराने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। NH 80 पर गड्ढे। मदन शाही गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे गाड़ियां खराब हो जाती हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। निर्माण में देरी पिछले 1 साल पहले NH 80 के लिए टेंडर हुआ था और काम भी शुरू किया गया था, लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हुआ है। गड्ढों के कारण अक्सर गाड़ियां पलट जाती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। हाल ही में एक ट्रक पलटने से एक व्यक्ति का हाथ टूट गया था। यात्रियों को परेशानी, राहगीर और गाड़ियों के चालक इस सड़क पर चलने से परेशान हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने अपनी और पार्टी की आय को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 240 करोड़ रुपए कमाए और उसमें से 98 करोड़ रुपए
जन सुराज पार्टी को दान दिए। जन सुराज पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी आय और फंडिंग को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए पूरा डिटेल सार्वजनिक किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने हाल ही में पीके और उनकी पार्टी के पैसों के सोर्स पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने कई पार्टियों के नेताओं को सलाह देकर 241 करोड़ रुपए की कमाई की है। प्रशांत किशोर ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपनी कमाई में से 48 करोड़ रुपए से अधिक राशि उन्होंने अपने खाते से जन सुराज पार्टी को दान की है। उन्होंने यह भी बताया कि इस आय पर उन्होंने करीब 31 करोड़ रुपए जीएसटी और 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में खर्च किया है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है, उसी तरह बिहार के भ्रष्ट नेताओं को हर जगह चोरी ही दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी का पैसा किसी माफिया या इलीगल सोर्स से नहीं आता। हमें पैसा पूरी तरह वैध और पारदर्शी सोर्स से मिलता है। प्रशांत किशोर ने कहा, हमारे पास पैसा सरस्वती से आता है। जिनकी मदद की उनसे पैसा लेते हैं। किसी माफिया भ्रष्ट आदमी से मदद ना लेनी लड़े, इसके लिए जनसुराज पार्टी के पास साधन होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके भेजे गए 100 करोड़ रुपए के मानहानि नोटिस का जवाब न मिलने पर अगले 7 दिनों में माफी न मांगी गई तो 500 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मंत्री अशोक चौधरी पर आरोपों की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने उन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है, लेकिन अगर अगले 7 दिनों में नोटिस वापस नहीं लिया गया और माफी नहीं मांगी गई तो वे उनके खिलाफ 500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी चेतावनी दी कि इस मामले को लेकर वे राज्यपाल से लेकर अदालत तक सभी कानूनी कदम उठाएंगे। किशोर ने कहा कि उन्होंने अशोक चौधरी की 200 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यह संपत्ति उनकी है या नहीं। किशोर ने कहा कि अब अशोक चौधरी कानूनी रास्ते छोड़कर राजनीतिक विवाद खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा को देखते हुए सितंबर माह का वेतन 25 सितंबर से देने का निर्णय लिया था। वित्त विभाग की उप सचिव ज्योति कुमारी झा ने आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि झारखंड सरकार रांची राज्य सरकार के कर्मियों को सितंबर माह का वेतन गुरुवार से मिलेगा। वित्त विभाग की उप सचिव ज्योति कुमारी झा ने इस बात को आदेश जारी कर दिया था। इसमें उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि झारखंड सरकार राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय तथा विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को सितंबर माह के मासिक वेतन का भुगतान 25 सितंबर से किया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अज्जा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि इस सूची में कुल 2,730 मतदाता शामिल हैं, जो प्रारंभिक सूची से 4,756 अधिक हैं। समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त ने यह जानकारी दी। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह भी मौजूद थीं। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची में युवाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तय समय सारिणी के अनुसार 2 सितंबर को प्रारंभिक निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 2 से 17 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज हुई, जिनका निपटारा 25 सितंबर तक कर लिया गया। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने नाम, पता और विवरण की जांच जरूर करें। यदि कोई त्रुटि मिले तो तत्काल सुधार कराएं। साथ ही उन्होंने आगामी उपचुनाव में सभी योग्य मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग NCDRC ने कोचिंग संस्थानों को फीस जब्त करने वाली शर्त को गैर कानूनी बताया है। आयोग ने कहा है कि छात्र को सेवा न मिलने पर एडवांस शुल्क जब्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC ने कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों की फीस मनमानी पर रोक लगाते हुए फैसला सुनाया है। हाल ही में आयोग ने यह निर्णय दिया है। शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने यह आदेश दिया है। फैसले में कहा गया है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने या कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से कोचिंग में बाधा आने पर संस्थान को पूरे साल या पाठ्यक्रम की बची हुई फीस लौटानी होगी। वे छात्रों को फीस लौटाने से इनकार नहीं कर सकते। आयोग ने साफ किया है कि फीस जब्त करने की शर्त गैर कानूनी और अमान्य है।